नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका फिर से बहुत सारा स्वागत करता हूं। और आज बात करनी है हमको मध्य भारत के इतिहास में लेक्चर नंबर 5 में मोहम्मद गौरी की। देखिएगा किस तरीके से इन्होंने 1163 का सन आपको याद हो जाए तो ठीक है। 1163 में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम 1163 में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने गजनी के पास एक गौर नामक रियासत की स्थापना की। स्वतंत्र गौर नामक रियासत की स्थापना की। ठीक है, तो 1163 एडी में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने गजनी के पास गौर में एक स्वतंत्र रियासत की स्थापना की और इसी का भाई था मोहम्मद बिन साम शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम को ही बोलते थे मुइजुद्दीन या इसी को बोलते थे मोहम्मद गौरी। सो ध्यान रखिएगा, गौरी का एक नाम ये जो परीक्षा में पूछा जा सकता है वो है मुइजुद्दीन और ओरिजिनल नाम था उसका शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। ये किसका भाई था? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। अब शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम या मुइजुद्दीन या गौरी को इसके भाई ने 1173 एडी में गजनी की गद्दी सौंप दी। 1173 एडी में गजनी की गद्दी में गजनी का शासक किसको बना दिया? गयासुद्दीन ने अपने भाई शिहाबुद्दीन अर्थात मोहम्मद गौरी। पूरा नाम याद रखिएगा, शिमु बिसा याद कर सकते हैं। अगर आपको शिमु बिसा लॉन्ग टर्म के लिए याद करना है तो अपना जो कोडिंग पैटर्न चलता है दोस्तों वैसे याद कर लीजिएगा। शिमु बिसा, शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, शिमु बिसा। ठीक है, अब मोहम्मद गौरी जो है या शिमु बिसा है, इसका उद्देश्य भारत में साम्राज्य विस्तार था। दोस्तों पहले कहीं मैं थोड़ा सा गलत बता गया हूं, शायद परिचय में मैंने यहां तक आपको बता दिया था कि लूटपाट और धन लूटना और ये सब था। नहीं, महमूद गजनबी के समय तक लूटपाट और धन लूटना था, ये सारी चीजें थी। लेकिन मोहम्मद गौरी का उद्देश्य तो भारत में साम्राज्य विस्तार का था। यहां से प्रश्न आते ही आते हैं दोस्तों, आईएएस तक में प्रश्न आए हैं। तो मोहम्मद गौरी का लूटपाट करना तो था ही, साथ में भारत में साम्राज्य विस्तार करना भी था। सो 1173 में इसको गजनी की गद्दी मिल जाती है। अब यह भारत पर आक्रमण करना चाहता है। तो अब लेक्चर का अगला फेज, भारत पर आक्रमण कैसे होते हैं। तो सबसे पहले 1175 में आक्रमण करता है। 1175 में मुल्तान पर आक्रमण करता है। मुल्तान, भारत के मुल्तान पर आक्रमण करता है। और मुल्तान जिसको सिटी ऑफ गोल्ड बोलते हैं। इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर की तरफ से राजस्थान को जो वीडियो कोचेस बसेस चलती हैं ना, उन बसों के आगे कई बार लिखा होता है मुल्तानी सोना। मुल्तानी सोना, तो सोना बहुत मिलता था। खूब लूटपाट करी इसने मुल्तान से, मुल्तान पे जीत हासिल कर ली 1175 एडी में। सिटी ऑफ गोल्ड या मुल्तानी सोना। मुल्तानी मिट्टी भी होती है जो फेस पैक लगाते हैं आप लोग, मुल्तानी मिट्टी, जिससे आप बाहर से गोरे होने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना। जबकि गोरापन अंदरूनी होना चाहिए, स्वच्छता अंदरूनी होनी चाहिए, आत्मा की पवित्रता अंदरूनी होनी चाहिए। ठीक है, तो 1175 में मुल्तान जीत लेते हैं। इसके बाद 1178 एडी में जो है गुजरात के पाटन में आक्रमण करता है। ये गुजरात के पाटन में आक्रमण जो करता है, यहां पे आके ये हार जाता है मूलराज सेकंड से। मूलराज सेकंड यहां का शासक होता है गुजरात का। मूलराज सेकंड कौन है? सोलंकी कौन सा? चालुक्य सोलंकी वंश, जिनकी राजधानी क्या है? अन्हिलवाड़। मैं प्राचीन भारत में 4 प्रकार के आपको चालुक्य पढ़ा चुका हूं। पूर्वी चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य, है ना, वातापी के चालुक्य, और इसके बाद दक्षिणी चालुक्य जिसको सोलंकी राजवंश भी बोलते हैं, और अन्हिलवाड़ राजधानी थी। तो मूलराज सेकंड जो सोलंकी चालुक्य वंश का शासक होता है, इसको 1178 एडी में यह मूलराज जो है ये गौरी को हरा देता है। गौरी की हार होती है
और ध्यान रखिएगा 1178 एडी का समय वो समय है जब भारत में पहली बार गौरी की हार होती है, इसलिए पूछा जा सकता है भारत में गौरी की पहली पराजय कौन सी है। 1178 एडी में गुजरात के पाटन की पराजय। किसके द्वारा पराजित किया गया था गौरी? मूलराज सेकंड। मूलराज सेकंड कौन सा शासक था? सोलंकी या चालुक्य वंश का शासक था। ठीक है, फिर और आगे आते हैं 1191-92, खूब आपको दिमाग में होगा। पृथ्वीराज चौहान थर्ड इसमें जीत जाता है और इस वाले में पृथ्वीराज चौहान थर्ड हार जाता है। पृथ्वीराज चौहान थर्ड से गलती क्या हो जाती है कि पृथ्वीराज चौहान और गौरी का जब युद्ध होता है तो पृथ्वीराज छोड़ देता है गौरी को, और यही उसकी भूल साबित होती है। तराइन के युद्ध कहलाते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, और इसे बोलते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। तो पहले में पृथ्वीराज चौहान थर्ड जीतता है, अजमेर का शासक, दिल्ली का शासक, और पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो है दूसरे युद्ध में हार जाता है। हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल लेता है। शब्दभेदी बाण चला सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान के अलावा दशरथ भी शब्दभेदी बाण चला सकते हैं, और इसकी टेस्टिंग करने के लिए एक किंवदंती फेमस है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। इस तरीके की किंवदंतियां हैं जो कि आप मीन्स में लिख सकते हैं। प्राचीन भारत में सब कुछ पढ़ाया है दोस्तों मैंने, इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहा हूं यहां पे। इसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध होता है दोस्तों। चंदावर का युद्ध किसके साथ होता है? पीसी से मतलब पृथ्वीराज चौहान है यहां पे। चंदावर का युद्ध होता है जयचंद। जयचंद कौन होता है? कन्नौज का राजा। कन्नौज का राजा कौन से वंश का? गहड़वाल वंश का। जयचंद का पूरा नाम है दोस्तों जयचंद्र राठौर। ध्यान दीजिएगा, पेपर अब नेक्स्ट लेवल पे जाने लगे हैं, तो आप कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन साथ में लेके चलिए जो आपको भीड़ से अलग कर सके। तो जयचंद का नाम है जयचंद्र राठौर, ये गहड़वाल वंश के शासक हैं। ठीक है, कन्नौज के राजा थे, गहड़वाल वंश के शासक थे। किंवदंतियों के अनुसार इन्हीं जयचंद ने जो है मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर और धोखेबाजी की थी पृथ्वीराज चौहान के साथ। ठीक है, तो जयचंद आजकल एक जातिवाचक संज्ञा हो गई है, और जातिवाचक संज्ञा कैसे लोगों की जाति हो गई है? धोखेबाज लोगों की जाति हो गई, जयचंदों का समूह। ठीक है, अब ये बात कितनी सच है ये तो इतिहास ही जाने, लेकिन ये लिखा हुआ है जयचंद के बारे में। ठीक है, तो कन्नौज का राजा था, गहड़वाल वंश का शासक था। चंदावर के युद्ध में, चंदावर मतलब 94, चंदावर मतलब 94, और जयचंद, चंद लिखा ही हुआ है चंदावर के युद्ध में 1194 में जयचंद की हार होती है। इसके बाद सब जीतने जातने के बाद बढ़िया जो है ये गौरी अपने भारत का शासन अपने गुलामों को सौंप के और अपने क्षेत्र में वापस जाने को होता है। ठीक है, अब इसके 4 गुलाम होते हैं गौरी के, जिनको ये भारत में जीते हुए क्षेत्र सौंप कर जाता है। गौरी के गुलाम बड़े फेमस हैं ये चारों गुलाम। पहले है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरे हैं कुबाचा। तीसरा है एलदौज, बहुत डरता था इससे ऐबक, एलदौज से बहुत डरता था ऐबक। और चौथे हैं मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ये चौथे हैं गुलाम। ऐबक को कहां का शासन सौंप के जाता है? दिल्ली लाहौर। हालांकि ऐबक जो है वो एलदौज के डर के कारण कभी लाहौर से आगे नहीं बढ़ता और लाहौर में बैठकर ही दिल्ली का शासन चलाता है। इसलिए वास्तविक सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। ऐबक को नहीं कहा जाता क्योंकि ये लाहौर तक ही सीमित रहता है, लाहौर से बैठ के दिल्ली का शासन चलाता है। और कुबाचा को दे देता है ये सिंध वाला एरिया जो जीता था इसने, एलदौज को दे देता है गौर अपना स्वयं एलदौज को दे देता है। और खिलजी जो है वो बाद में बंगाल और बिहार की विजय करता है। बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन को पराजित करता है, बंगाल बिहार की विजय करता है, बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन को पराजित करता है और बंगाल जाते समय बिहार के नालंदा में पुस्तकों को जलाता है। ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं जब मैंने पृथ्वीराज चौहान आपको पढ़ाया था। तो ये 4 गुलाम आपको बिल्कुल क्लियर कट याद होना चाहिए। ऐबक, कुबाचा, एलदौज। सबसे खतरनाक कौन था? एलदौज। एलदौज के डर से ऐबक कभी लाहौर के आगे बढ़ा ही नहीं। ठीक है, कैसे याद रखना है? एलदौज में 2 मात्राएं हैं तो ये गौर का शासक हो गया। इस तरीके से याद रखने का टेका, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न भी है प्रीलिम्स में आपका, तो आपको क्लियर कट आंसर याद होने चाहिए दोस्तों।
ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल बिहार चलाया। जब ये बंगाल जा रहा था तो बीच में बिहार पड़ा, बिहार में नालंदा में इसने पुस्तकें देखी और वहां का ज्ञान से अभिभूत हो उठा और इसको लगा इसी कारण भारतवासी बहुत आगे हैं, उसने पुस्तकों को जला दिया। महीने भर तक पुस्तकें जलती नहीं, लाखों पुस्तकें थी वहां पे। क्लियर है दोस्तों? तो ये गुलाम है, इनको सब सौंप साप के वो वापस चला गया। अब दो फैक्ट हैं इसके गौरी के खास तौर पे। एक फैक्ट जो आता है कि गौरी के जो सिक्के थे, सिक्के पर एक तरफ लक्ष्मी माता की और सिक्के के दूसरी तरफ अरबी में कलमा लिखा था, अरबी में कलमा लिखा था। तो पूछा गया है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी का अंकन है? तो गौरी, गौरी मतलब पार्वती, मोहम्मद गौरी, गौरी मतलब पार्वती, पार्वती के साथ लक्ष्मी। तो गौरी के सिक्कों पर लक्ष्मी का अंकन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न। और उसी सिक्के में दूसरी तरफ अरबी में कलमा है। तो पहला पॉइंट दोस्तों ये हो जाता है, ठीक है। दूसरा, मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था ये, क्योंकि वास्तव में इसने लूटा और राज्य बनाए अपने। दिल्ली लाहौर तक दे गया है ना शासन करने ऐबक को, तो वो तो लूट लाट के गए थे, सिर्फ महमूद गजनबी तो सिर्फ लूट लाट के गए थे, इन्होंने स्थापना की है। इसलिए तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक भारत में कौन माना जाता है? मोहम्मद गौरी। और इसका उद्देश्य क्या था? साम्राज्य विस्तार। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रश्न आता है। लूटपाट भी था, ऑब्वियसली लूटेगा तो है ही, साम्राज्य विस्तार भी उद्देश्य था इसका, ठीक है। अब लास्ट की दो बातें और बचती है इसमें। जब ये आया था, भारत में एंटर किया था, तो जम्मू कश्मीर के पास सिंधु नदी के पास, सिंध के पास दमयक नामक स्थान पर एक ऐसे खोखर जनजाति रहती थी। कौन सी जनजाति? खोखर जनजाति, खोखर जनजाति। तो जब ये आया था तो खोखर जनजातियों को बहुत मारते पीटते हुए, हत्या करते हुए आया था भारत में। लेकिन जब ये लौटते हुए गया तो इसी खोखर जनजाति के लोगों ने मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 में कर दी। किसी किसी किताब में 1205 भी लिखा है, इररिस्पेक्टिव 1205 या 1206 में हत्या कर दी। 1206 से सल्तनत काल शुरू हो जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो खोखर जनजाति ने पलटते समय इसी को मारा। तो सबका हिसाब इसी दुनिया में, इसी समय में होना है, इसी जन्म में होना है। तो खोखर जनजाति ने कहां मारा? सिंध प्रांत के पास दमयक नामक स्थान पर, ठीक है। सिंध प्रांत के पास दमयक नामक स्थान पर खोखर जनजाति ने गौरी की हत्या की। और गौरी के भारत आक्रमण का वर्णन जो है वो मिन्हाज की एक किताब है। गौरी के भारत में आक्रमण का जो वर्णन है वो मिन्हाज की एक किताब है, तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी। तो तबकात ए नासिरी में लिखा है, ठीक है। तो मिन्हाज राइटर हैं और मिन्हाज राइटर ने तबकात ए नासिरी पुस्तक लिखी है जिसमें गौरी के द्वारा भारत आक्रमण का वर्णन किया गया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका मोहम्मद गौरी, है ना। मेरे ख्याल से सारे पॉइंट कवर हो गए। मुइजुद्दीन कवर हो गया, मुल्तानी सोना कवर हो गया, साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य आया था। 1175 में मुल्तान, 1178 में पाटन, 91-92 में तराइन फर्स्ट सेकेंड, 1194 में चंदाबर, 4 गुलाम और हत्या और मिन्हाज तबकात ए नासिरी, ये सारी चीजें हो गई हैं। तो दोस्तों बड़े उत्साह के साथ पढ़ते रहिए, मन कम लगे तो भी पढ़ते रहिए, क्योंकि पीएससी एक लंबी जर्नी है। अपना उत्साह बराबर रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।